मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम साइटोलॉजी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर चर्चा करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका कार्य सीक्रीशन से संबंधित होता है। पादपों एवं उच्च प्राणियों की कोशिकाओं में अंतःप्रद्रवी जालिका से संबद्ध समतल झिल्लियों की संरचना पाई जाती है, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सर्वप्रथम जॉर्ज ने 1867 में देखा, किंतु इसका वर्णन सर्वप्रथम 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने इस संरचना को उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा। सामान्यतः हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर संरचना देखें तो हमें लैमेलर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित नज़र आते हैं, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं, और मुख्य रूप से इसकी संरचना यही सिस्टर्नी फॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसकी सतह से बडिंग के प्रोसेस द्वारा इस तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स रिलीज होते रहते हैं, जिन्हें हम वेसाइकल्स कहते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स और कुछ ट्यूब्यूल्स इसकी संरचना में पाए जाते हैं। गोल्जी काय आकार में सघन कण तथा तंतुमय जालिका के आकार की हो सकती हैं। इस कोशिकांग का आकार तथा कार्य कोशिका की उपापचय अवस्था के अनुरूप बदलता रहता है। दूसरे शब्दों में गोल्जी काय बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिक होती हैं। यह दो कलाओं की बनी होती हैं जो केंद्रक की ओर मुड़ी रहती हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका की तरह इनकी कलाओं के मध्य भी सूक्ष्मदर्शी स्थान पाया जाता है। ये दोहरी कला यानी मेम्ब्रेन वास्तव में चपटी कला से घिरे कोश के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें सिस्टर्नी, सैक्यूल या लेमिलर यूनिट्स भी कहा जाता है। इन पृथक पुट्टिकाओं या कोशों को जब इनकी परिधि 60 nm हो को प्राय डिक्टियोसोम या गोल्जीसोम भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने गोल्जी उपकरण का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है तथा इसे लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण, गोल्जीसोम, इडियोसोम तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि की संज्ञा दी है या आदि नामों से पुकारा जाता है। जंतु कोशिकाओं में इसे सामान्यतः गोल्जी कॉम्प्लेक्स तथा पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम के नाम से अधिक जाना जाता है। उपस्थिति या अकरेंस, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एवं ब्लू ग्रीन एल्गी तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे कवक, परिपक्व शुक्राणु एवं स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें पाई जाती हैं। सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में मात्र एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित रहती है, परंतु कशेरुकियों के विकासशील अंडाणु यानी डेवलपमेंट ओवम में ये काफ़ी अधिक होती हैं। गोल्जी काय केंद्रक के समीप, कोशिकीय परिधि के समीप या कोशिका में कहीं भी पाई जा सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, कुछ कोशिकाओं जैसे पादप कोशिकाओं में व अकशेरुकी प्राणियों में ये प्राय कोशिका द्रव्य में विसरित रहती हैं। तब इन्हें एक स्थान पर देखना, हम उन्हें एक स्थान पर नहीं देख पा सकते हैं, या कहीं डिफ्यूज्ड रहती हैं और स्फेरिकल या अपने प्रिमिटिव डेवलपमेंट के फॉर्म में ये पाई जाती हैं, जिनको हम सामान्यतः डिक्टियोसोम कहते हैं। हॉल एवं इसके साथियों के अनुसार कशेरुकी प्राणियों की कोशिकाओं में यह रचना स्थानीकृत या लोकलाइज्ड होती है या कहीं वेल डेवलप्ड होती है। इन कोशिकाओं में यह सामान्यतः कोशिका के श्रावी छिद्र या सेक्रेटरी पोर्स तथा केंद्रक के बीच सेंट्रियोल के ऊपर स्थित होती है। एक्टोडर्म से प्राप्त कोशिकाओं में यह रचना पोलर होती है तथा केंद्रक एवं परिधि के मध्य स्थित होती है। इसी प्रकार नर्व सेल्स में यह केंद्रक के चारों ओर स्थित होती हैं। आकार एवं आकृति, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आकृति विभिन्न दैहिक कोशिकाओं में भिन्न होती है।
एक ही प्रकार की कोशिकाओं की विभिन्न कार्यकीय अवस्थाओं में यह भिन्न हो सकती है। सामान्यतः यह महीन नलिकाओं के घने जाल के रूप में होती हैं, जिसकी आकृति गोलाकार, वृत्ताकार, चपटी, तस्तरीनुमा अथवा अनियमित यानी इर्रेगुलर होती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आकार भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग होता है। यह तंत्रिका एवं ग्रंथिल कोशिकाओं में बड़ी एवं पेशी कोशिकाओं में छोटी होती हैं। सामान्यतः यह कोशिका की सक्रियता की अवस्था में अत्यधिक विकसित होती हैं। जैसे जैसे कोशिका वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है, यह भी धीरे धीरे राशित होकर अंत में पूर्णतया लुप्त हो जाती हैं। स्ट्रक्चर अगर हम इनका देखें तो गोल्जी काय की संरचना में 3 अवयव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चपटे कोश या सिस्टर्नी, बड़ी स्पष्ट धानियाँ या वैक्यूल्स और सूक्ष्म वेसाइकल्स के गुच्छे। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वेसाइकल्स सिस्टर्नीज हैं इसके, और ये जो छोटे छोटे हम देख रहे हैं ये वेसाइकल्स हैं और ये वैक्यूल्स हैं। ये लाइपोप्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्म कर रही हैं सिस्टर्नीज को, वैक्यूल्स को और वेसाइकल्स को। हम जैसा यहाँ देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिस्टर्नी हैं यहाँ पर, और ये मीडियल सिस्टर्नी है। इसके 2 फेस होते हैं। एक सिस फेस होता है जिसको हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, एक ट्रांस फेस होता है जिसको हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। और जो मीडियल सिस्टर्नी है, इससे जो सिस फेस की तरफ जो सिस्टर्नी होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस सिस्टर्नी, और जो ट्रांस फेस की तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस सिस्टर्ना। यहाँ कुछ जो सिस्टर्नीज हैं ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और उनके जो सरफेस है ऊपर वाला, उस सरफेस पर कुछ वेसाइकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। और ये जो सारी संरचनाएं हैं ये संयुक्त रूप से यहाँ पर सिस फेस की तरफ सिस गोल्जी नेटवर्क को बनाती हैं, और ट्रांस फेस की तरफ ट्रांस गोल्जी नेटवर्क को फॉर्म करती हैं। यहाँ जो मैच्योरिंग फेस है वहाँ हम देख रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ से पैकिंग होकर साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं जो भी पदार्थ यहाँ सिस्टर्नी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस की तरफ से एंटर हुए हैं या मॉडिफाई हुए हैं, उनका सिक्रीशन यहाँ पर वेसाइकल के फॉर्म में ट्रांस फेस जो फेस है उसकी तरफ से या मैच्योरिंग फेस की तरफ से हो रहा होता है, जहाँ पर बडिंग के प्रोसेस के द्वारा ये वेसाइकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हम सेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये इसका सिस फेस है, ये ट्रांस फेस है, ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स हैं, ये न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल है जो बडिंग के प्रोसेस के द्वारा बन रहा है, ये जो सिस्टर्नी के ल्यूमन है, और ये सब सिस्टर्नीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जैसा हमने देखा कि 3 प्रकार की संरचनाएं हैं जो मुख्य रूप से गोल्जी बॉडीज़ को फॉर्म करती हैं, जिसमें सिस्टर्नी है, वैक्यूल्स हैं, वेसाइकल्स हैं। तो चपटे कोश या सिस्टर्नी दोहरी कलाओं से निर्मित सैक्यूल या लैमेलर यूनिट्स को सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी का परिमाप
तथा संख्या भिन्न होती है तथा इनकी संख्या प्राय 3 से 12 हो सकती है। सिस्टर्नी तथा पटलिकाएं अंतर संबंधित होकर नलिकाओं के तंत्र के रूप में प्रतीत होती हैं। इनकी सापेक्ष लंबाई विभिन्न जातियों में भिन्न होती है तथा यह ऑन्टोजेनी यानी व्यक्तिवृत्त की भिन्न अवस्थाओं तथा गोल्जी काय की क्रियाशीलता की भिन्न अवस्थाओं पर निर्भर होती हैं। अर्थात समय समय पर हम देखते हैं अलग अलग जाति में इनकी लंबाई, इनमें जितना नंबर है सिस्टर्नी का, वो जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है। गोल्जी काय की सिस्टर्नी एक साथ मिलकर स्तंभ बनाती हैं तथा गोल्जी स्तंभ या गोल्जी स्टॉक जिनको कहा जाता है, इनमें 4 से 6 तक सिस्टर्नी पाई जाती हैं। छोटी पुटिकाओं की बड़ी संख्या प्रत्येक गोल्जी स्तंभ के साथ जुड़ी रहती है तथा प्रोटीनों एवं लिपिडों का गोल्जी काय में या गोल्जी काय के बाहर स्थानांतरण करती हैं। प्रत्येक गोल्जी काय 2 रूपों में पाई जाती है, सिस रूप या सिस फेस, या जिसे हम प्रवेश करने का जो इसका फेस है वो बोलते हैं, जो अंतःप्रदर्वी जालिका से पुटिकाओं को ग्रहण करता है, तथा ट्रांसफेस या ट्रांस रूप या जिसे हम बाहरी रूप कहते हैं, जहाँ से गोल्जी पुटिकाएं गोल्जी स्तंभ या गोल्जी स्टॉक को छोड़ती हैं। प्रत्येक रूप सिस या ट्रांस अंतर संबंधित नलिकाओं के जाल से जुड़ा रहता है, यानी इंटरकनेक्टेड रहते हैं सभी जो सिस्टर्नी है इसके। इस प्रकार ये सिस गोल्जी नेटवर्क तथा ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोल्जी काय की उत्पत्ति भी अंतःप्रदर्वी जालिका के समान केंद्रक कला के द्वारा होती है। यद्यपि गोल्जी काय में अंतःप्रदर्वी जालिका की अपेक्षा राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, इसमें कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते तथा यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेती क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है। लार्ज क्लियर वैक्यूल्स, ये बड़ी एवं गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिरों पर स्थित होती हैं। ये चपटे कोशों अर्थात सिस्टर्नी के विस्तार से बनती हैं, जिनमें कोशों की दोनों झिल्लियां एक दूसरे से काफ़ी दूर हटकर चौड़ी हो जाती हैं। कुछ कोशिकाओं में इन कोशों में एक प्रकार का डेंस ग्रैन्युलर सब्सटेंस भरा रहता है। कुछ जंतु जैसे लिम्पैट, पटेला वल्गेटा, इनमें इन धानियों का व्यास 760 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि कुंडलित नलिकाओं में ये 500 से 2000 एंगस्ट्रॉम व्यास तक होती हैं। यहाँ हम जैसा देख रहे हैं, ये सिस फेस है सिस्टर्नी का, ये ट्रांस फेस है और यहाँ पर ये न्यूली फॉर्म वेसाइकल है, सिक्रेटरी वेसाइकल, और ये जो सेपरेट हो गई है या विलगित हो गई है सिस्टर्नी से वो वेसाइकल है। ये कोटेड वेसाइकल्स हैं और ये सिस्टर्नी हम देख रहे हैं, ये इनके स्वैलो एंड हैं जो फूल गए हैं और ये दो जो सिस्टर्नी हैं उनके बीच में इनको एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए ये गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिससे ये जो सारे सिस्टर्नी हैं वो एक स्टॉक में व्यवस्थित रहती हैं और यहाँ पर ये एक जगह पर स्थित रह सकती हैं, एक जगह स्थिर रहती हैं इस पूरे सब्सटेंस के कारण। क्लस्टर्स ऑफ डेंस वेसाइकल्स, ये सिस्टर्नी से मिले हुए बिंदुओं के समान छोटे छोटे आशय हैं जो सिस्टर्नी की उत्तल बाहरी सतह पर या सिरे पर पाए जाते हैं। ये या तो मुकुलन यानी बडिंग द्वारा या चपटे कोश के कॉन्स्ट्रिक्शन यानी आकुंचन के द्वारा बनते हैं। इनका व्यास 400 से 500 एंगस्ट्रॉम तक होता है
और ये वेसाइकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ वेसाइकल्स और दूसरे कोटेड वेसाइकल्स। स्मूथ वेसाइकल्स ये 20 से 80 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती हैं। इनमें अंतःप्रदर्वी जालिका तथा गोल्जी के स्रावी उत्पाद होते हैं। इस कारण इन्हें स्रावी आश्रय या सेक्रेटरी वेसाइकल्स भी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी के अंतिम सिरे से मुकुलन के द्वारा बनती हैं। कोटेड वेसाइकल्स ये खुरदरी सतह वाले गोलाकार उभार होते हैं जिनका व्यास 50 माइक्रोन होता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की परिधि पर स्थित होते हैं तथा बाह्य संरचना में स्रावी आश्रयों से भिन्न होते हैं। इनके कार्यों का अभी निश्चित रूप से कोई ज्ञान नहीं है। किर्कमान एवं सेवेरिंगॉस के अनुसार गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तंतुओं का शाखित जाल होता है जो बेलनाकार या वलयाकार होते हैं। ये कोशिका की कोशिकीय विभेदन की क्रिया के समय पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु कोशिका के परिपक्व होने पर आकार में राशित होने लगते हैं। ग्रंथिल कोशिकाओं में ये स्पष्ट होते हैं। सामान्यतः कशेरुकियों की दैहिक कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सघन जाल तंतु के समान होती हैं जो केंद्रक के समीप स्थित होती हैं। जनन कोशिकाओं में ये शलाकाओं अथवा कणिकाओं के समान होती हैं। अभिरंजिकी लक्षणों के आधार पर यानी स्टेनिंग के आधार पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दो भाग होते हैं, बाहरी भाग यानी ऑस्मियम तथा चांदी के अवशोषण करने वाला भाग, व आंतरिक भाग ऑस्मियम यानी अर्जेंटो यानी कि सिल्वर या चांदी रोधी होता है। बेकर के अनुसार गोल्जी कॉम्प्लेक्स में निम्न 4 भाग होते हैं, उदासीन लाल धानियाँ यानी न्यूट्रल रेड वैक्यूल्स, सघन वसायुक्त पदार्थ वाले यानी डेंस लिपॉइड कंटेनिंग सब्सटेंस, और विसरित वसायुक्त पदार्थ यानी डिफ्यूज्ड लिपॉइड कंटेनिंग सब्सटेंस, और गोल्जी प्रोडक्ट्स। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या केमिकल कंपोजिशन अगर इनका देखा जाए तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन जिसमें खास एंजाइम्स, उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन सी भी पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड्स इसके लाइपोप्रोटीन संगठन को अंतःप्रदर्वी जालिका एवं जीव द्रव्य झिल्ली के संगठनों का मध्यवर्ती माना जा सकता है। ऐसी मान्यता इस अनुमान को पुष्ट करती है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक संक्रामक घटक यानी ट्रांजिशनल कंपोनेंट है जो विभिन्न स्थानों पर एवं कोशिका के स्रावी चक्र में विभिन्न समयों पर यह घटक अंतःप्रदर्वी जालिका एवं जीव द्रव्य झिल्ली से फ्यूज हो सकता है। रासायनिक दृष्टि से गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन के लगभग समान परिमाणों से बनी होती है। प्रोटीन एवं एंजाइम्स विभिन्न प्राणी एवं पादप कोशिकाओं की गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन एवं एंजाइम की मात्रा में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इसमें सामान्यतः एडीपेस, एटीपेज, सीटीपेज, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज संकेंद्रित रहते हैं। ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स के डाई एवं ट्राइफॉस्फेट व्युत्पन्नों को जल अपघटित करने में समर्थ होते हैं। यूडीपी एंड एसिटाइल ग्लाइकोज एमाइन ट्रांसफेरेज, गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेज आदि एंजाइम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अत्यधिक सांद्रित होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट अंशों को प्रोटीन पर जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पादप एवं प्राणी कोशिकाओं की गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कुछ समान कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज सेरीन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज एवं फ्रक्टोज आदि पाए जाते हैं। पादप गोल्जी काय में सियालिक अम्ल का अभाव होता है, परंतु यह चूहे की यकृत कोशिकाओं की गोल्जी काय में अधिकता में पाया जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जाइलोज
एवं अरेबिनोज पादप कोशिकाओं की गोल्जी में ही पाए जाते हैं। तो जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें सियालिक एसिड नहीं पाया जाता है, जबकि जाइलोस और अरेबिनोज पाया जाता है जो एनिमल सेल्स के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में नहीं पाया जाता। विटामिन सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी भी पाया जाता है। यह गोल्जी उत्पादों के निर्माण में सहायक होता है। टॉमिट के अनुसार विटामिन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संग्रहित रहता है तथा कोशिका द्रव्य में धीरे धीरे विसरित होता रहता है। कोशिका द्रव्य में यह कोशिकीय उत्पादों के ऑक्सीकरण को रोकता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के दीर्घाणुओं का संश्लेषण करते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण या सिंथेसिस सरल शर्करा के अणुओं से होता है। इसके द्वारा संश्लेषित अन्य कार्बोहाइड्रेट्स में म्यूसिलेज, हेमीसेल्युलोज है। उपास्थल कोशिकाओं में यानी कार्टिलेज सेल्स में पाए जाने वाले म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एवं ग्लाइकोप्रोटीन्स भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं यानी सिंथेसिस किए जाते हैं। एक्रोसोम का निर्माण, बर्गास तथा फॉसेट के अनुसार गोल्जी कॉम्प्लेक्स शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के समय एक्रोसोम बनाता है। शुक्राणु जनन की प्रारंभिक अवस्थाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स वृत्ताकार काय यानी सर्कुलर बॉडीज के रूप में पाया जाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। हम जब एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ स्पर्म का मेन सेल है जिसमें ये उसका टेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है और इसके टेल रीजन में सेंट्रोसोम के दोनों भाग दोनों एंड पर होते हैं और वहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फैले रहते हैं जिनके चारों तरफ ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये टेल में जो मूवमेंट होता है ये इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी एनर्जी, और इसका जो टेल है ये एक बड़े फ्लैजिला की तरह कार्य करता है। इसके अलावा जो सेल है उसमें न्यूक्लियस मेन होता है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये एक्रोसोम पाया जाता है। इस एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एक बड़े लाइसोसोम की तरह होता है और इसका काम होता है कि जो एग के बाहर जो मेम्ब्रेन है उन्हें डिस्ट्रॉय करना और न्यूक्लियस को एंटर कराना एग के अंदर, कि वो जो एग का न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज़ हो सके और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है इसके एंटीरियर एंड पर जो हमने देखा है, हम जैसा यहाँ देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज्ड फॉर्म में यहाँ पर है। धीरे धीरे ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स हम यहाँ देख रहे हैं और फिर ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स एक साथ मिलकर एक्रोसोमल वेसाइकल्स फॉर्म करते हैं। ये एक्रोसोमल वेसाइकल्स आपस में फ्यूज़ होकर धीरे धीरे एक बड़ा वेसाइकल फॉर्म करते हैं और ये जब सब एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तब ये इस तरह की संरचना बनाते हैं जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स यानी श्रावी उत्पादों का सांद्रण। कणिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं।
ये प्रोटीन अंतःप्रद्रवी जालिका से सिस्टर्नी की गुहा में होते हुए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मैच्योरिंग फेस है उधर आते हैं और वहाँ से ये प्रोटीन स्रावी वेसाइकल्स यानी सेक्रेटरी वेसाइकल्स में संग्रहित कर लिए जाते हैं। लाइसोसोम का निर्माण। प्राथमिक लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी झिल्लियों से स्रावी वेसाइकल की तरह होता है। इस बात के अनेक स्पष्ट प्रमाण हैं कि डिक्टियोसोम में जल अपघटनीय एंजाइमों का संग्रह किया जाता है। पादप कोशिकाओं की कुछ धानियों में भी जल अपघटनीय एंजाइम देखे गए हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न माने जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। पादप कोशिकाओं में उपस्थित गोल्जी कॉम्प्लेक्स अनेक पॉलीसैकेराइड्स जैसे पैक्टिन, हेमिसेलुलोज एवं अल्फा ग्लूकोज की सूक्ष्म नलिकाओं का संश्लेषण करते हैं। समसूत्री विभाजन के समय गोल्जी कॉम्प्लेक्स तर्कु के केंद्र पर एक कोशिका प्लेट का निर्माण करते हैं। एंजाइम स्रावित करना, सिक्रीशंस ऑफ एंजाइम। गोल्जी में विभिन्न प्रकार के स्रावी पदार्थों का संश्लेषण होता है। इससे स्रावित होने वाले कुछ एंजाइम द्वारा शर्करा तथा प्रोटीन को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि जो इसका सिस फेस है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होने वाले जो पदार्थ हैं वो पहुँचते हैं और जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो जैसे हम यहाँ कहेंगे कि लाइपोप्रोटीन्स जैसे फॉर्म होने, तो वो लिपिड जो फॉर्म हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो यहाँ आता है सिस्टर्नी में और कंबाइंडली लाइपोप्रोटीन बन जाते हैं। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म होना है तो जो ग्लूकोज फॉर्म हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो लिपिड फॉर्म हुए हैं वो कंबाइंड यहाँ ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें सिंथेसिस होती हैं जिनका संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किया जाता है उनके द्वारा दूसरी चीज़ों को निर्मित करना, संयुक्त रूप से उनको मॉडिफाई करना, ये जो सभी कार्य हैं ये गोल्जी बॉडीज़ के जो सिस्टर्नी हैं वहाँ पर किए जाते हैं और उसके जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स हैं उनके द्वारा फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। हार्मोन्स का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अंतःस्रावी कोशिकाओं में हार्मोन्स के स्रावण में भी सहायक होते हैं। द नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को लोहा, तांबा एवं स्वर्ण के यौगिकों का अवशोषण करते देखा गया है क्योंकि इनकी झिल्लियों में ये संचित रहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एटीपी उत्पन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को उत्प्रेरित करता है। एटीपी श्वसन चक्र, तंत्रिका संचारण तथा न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। अनेक स्तनधारियों की ट्यूमर या कैंसर युक्त कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्णक बिंदुओं यानी पिगमेंट ग्रैन्यूल्स जैसे कि मेलानिन का निर्माण करते हैं। ओरिजिन या उत्पत्ति गोल्जी बॉडीज़ की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण सिस्टर्नी के संश्लेषण से होता है और प्रत्येक स्तंभ या स्टॉक में सिस्टर्नी की संख्या एवं उनके परिमाण में विविधता होती है। ऐसा निम्न में से किसी एक कारण से हो सकता है। पूर्व निर्मित या प्री एग्जिस्टिंग स्तंभों के विभाजन या खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा सिस्टर्नी के नए स्तंभ बन सकते हैं। दूसरा व्यू, एस्नर एवं नेविकॉफ तथा वियाम्स एवं कैसल के अनुसार गोल्जी सिस्टर्नी का निर्माण अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन के निर्माण के पश्चात अपने राइबोसोम्स को अलग करके चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में परिवर्तित हो जाती हैं। इनसे छोटी वेसाइकल्स का निर्माण होता है जो डिक्टियोसोम्स पर स्थानांतरित होकर नए सिस्टर्नी के निर्माण में सहायक होते हैं। थर्ड व्यू जो बुक ने दिया उसके अनुसार गोल्जी का उद्भव या ओरिजिन केंद्रकीय सतह की बाहरी झिल्ली द्वारा
भूरी शैवाल में देखा गया। इसके अनुसार जो बाहरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके वेसाइकल बनकर अलग हो जाते हैं और ये डिक्टियोसोम के साथ संयुग्मित होकर सिस्टर्नी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि गोल्जी बॉडीज़ का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन क्या है और उसका ओरिजिन किस प्रकार होता है। थैंक यू।